हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज आपका स्वागत है वो है हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस, और इलेक्टोरल प्रोसेस में खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस वजह से इंट्रोड्यूस किए गए, क्या इसके रिपरकशंस हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है और क्या इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की क्या इस पे बेसिकली ऑब्जर्वेशन रही है और उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में आपसे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कई बार फ्लैग किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि आप बताइए कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसके थ्रू कोई भी आदमी चाहे, कोई भी एंटिटी चाहे, कोई भी कंपनी चाहे, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकती है, पैसा दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो इसका मिसयूज किस तरीके से रोका जाए, जैसे कि टेरर फंडिंग हो सकता है, वॉलेंट प्रोटेस्ट हो सकती है, इसके बारे में आप क्लियर करिए। लेकिन कई बार यह डिबेट हो चुकी है और कई फायदे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, तो कुछ इसमें अभी भी गैप्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं इसके क्रिटिक्स के थ्रू। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करे कि किस तरीके से, कौन इसमें फंड कर रहा है, कौन इसमें पैसा दे रहा है, किस पर्पस से दे रहा है, इसका क्या कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्या उसकी स्क्रूटिनी है, ताकि कोई भी इनका बेसिकली मिसयूज ना कर सके। इनफैक्ट अगर आप 2014 के दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी को बेसिकली गिल्टी ठहराया इलीगली एक्सेप्टिंग डोनेशंस फ्रॉम टू कंपनीज, और वो दोनों कंपनीज बेसिकली इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन उनकी जो कंट्रोलिंग पेरेंट कंपनी है वो है वेदांता, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी से या फॉरेन एंटिटीज से आप इंडिया में इलेक्शंस के लिए डोनेशंस नहीं ले सकते। कोर्ट ने 2014 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ठहराया कि बेसिकली दोनों पार्टीज ने ऐसी कंपनी से डोनेशन लेके जिसमें फॉरेन कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक है, ये करके इन्होंने एफसीआरए रेगुलेशन एक्ट 1976, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 को बेसिकली वायलेट किया है। फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग उस वक्त तक अलाउड नहीं थी, और इसके रिस्पॉन्स में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 2016, 2017 एंड 2018 में फाइनेंस बिल्स के थ्रू अमेंड किया बेसिकली एफसीआरए को, और फॉरेन एंटिटीज से अगर कोई पैसा आता है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लीगलाइज कर दिया, ताकि कोई भी कोर्ट ऐसी फंडिंग को ना रोक पाए। ये जो अमेंडमेंट बेसिकली किए गए, इससे कई क्रिटिक्स का कहना है कि इस वजह से फॉरेन फंडिंग अब इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस में अलाउ हो गई है, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से ये बेसिकली वर्क करता है, पूरा इसका फ्लो, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी अनअकाउंटेड मनी या टेरर फंडिंग मनी या बेसिकली ऐसी मनी जिसका सोर्स ऑफ इनकम लीगल ना हो, वो भी हो सकता है हमारी इलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिस्गाइज में आ रहा हो। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एंटिटी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकती है। ये जो इशू किए जाते हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और सिर्फ एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बेसिकली ऑथराइज किया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए, इनको एनकैश करने के लिए, और जब ये इशू होते हैं तो इनकी वैलिडिटी रफली बेसिकली 15 डेज की होती है। इसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट बेसिकली ओपन करेगी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट होंगे, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम करवा सकती है अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके। दोस्तों, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये अवेलेबल है परचेज के लिए किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, वो बेसिकली जो इंडिया का सिटीजन हो या इनकॉर्पोरेटेड और स्टैब्लिश्ड बेसिकली इन इंडिया हो। इसके अलावा आप जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के 10 दिन, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 बेसिकली यू कैन बाय परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि अगर वो इस जो विंडो है ओपनिंग की उसको चेंज करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो अकेला हो, सिंगल हो या फिर जॉइंटली बाकी इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है। अच्छा, जो डोनर है, जो खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करता है इससे पैसा, क्या उसका नाम मेंशन होता होगा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे? नहीं, डोनर का नाम बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मेंशन नहीं होता, और यही सबसे बड़ा इसका क्रिटिक बना हुआ है दोस्तों। जैसे
कई लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब एक नई फॉर्म ऑफ अनोनिमिटी है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस आ गया है जिससे कोई नहीं जान पाएगा कि कौन कितना पैसा कब किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। जैसे फाइनेंस बिल 2016, 17, 18 अमेंड करने से पहले जो प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक कंपनीज थी, प्रॉफिट मेकिंग और डोमेस्टिक मतलब उनका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तभी आप किसी को डोनेट कर पाएंगे, और डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनीज होनी चाहिए, सिर्फ वही अलाउड थी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए। अब लेकिन इन फाइनेंशियल बिल अमेंडमेंट्स के बाद जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं वो भी बेसिकली डोनेट कर सकती हैं। पहले फॉरेन कंपनीज हैं या जिनका कंट्रोलिंग स्टेक बेसिकली फॉरेन कंपनीज द्वारा होल्ड किया जाता है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बेसिकली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप थियोरेटिकली देखें तो हो सकता है कि कुछ शेल कंपनीज या फर्जी कंपनीज या इंडिया में रजिस्टर करके कंट्रोलिंग स्टेक फॉरेन कंपनी के पास रख के उनके थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करवाया जा सकता है। इन थ्योरी हो सकता है कि हमारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज या स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज फुली फंडेड हो सकती हैं फॉरेन मनी से। इन थ्योरी 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बेसिकली कहा कि पहले का जो प्रोसेस था जिसमें 20,000 रुपीज तक आप कैश डोनेशन दे सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज को बिना किसी डिटेल के, उसको हमने घटा के 2,000 रुपीज कर दिया है ताकि कैश डोनेशन को डिस्करेज किया जा सके, और उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कम से कम पुराने सिस्टम से बेसिकली ये बेहतर हो, क्योंकि आप अब ड्राफ्ट और चेक के थ्रू वो पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली दे रहा है, उसको आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने में यूज करना चाहते हैं आप बेसिकली कर सकते हैं। तो कैश डिपॉजिट 20,000 से 2,000 घटाया और कॉन्करेंट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम लोग स्टैब्लिश किया। लेकिन यह भी लोगों का कहना है कि क्योंकि एक ही बैंक बेसिकली डेजिग्नेटेड है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कौन पार्टी कितना फंड किससे कब बेसिकली रिसीव करती है इसका पब्लिक डोमेन में कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ना ही तो इस पे पार्लियामेंट की ओवरसाइट है, ना ही इस पे इलेक्शन कमीशन की ओवरसाइट है, और ना ही ऑपोजिशन पार्टीज बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मतलब अभी भी इसका बहुत बड़ा एक डाउनसाइड जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि अनोनिमिटी स्टैब्लिश करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी। इंट्रोड्यूस किए गए अच्छे पर्पस से कि कैश को बेसिकली कम किया जा सके, अनोनिमिटी को कम किया जा सके, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में ये भी प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं anonymity को when it comes to funding of political parties और funding of our electoral process। जो ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की PIL थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इसका पूरा कॉन्सेप्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनफैक्ट एडीआर ने कहा था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस है मार्च में, उससे पहले इनकी सेल पर रोक लगा दी जाए, ताकि जब तक ये गैप कि डोनर का उस पर नाम नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री या किसी तरह की ओवरसाइट नहीं है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी के पास इसका लेखा जोखा नहीं है और उसकी इंफॉर्मेशन को सिर्फ गवर्नमेंट बेसिकली एक्सेस कर सकती है, साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग भी अब अलाउ हो गई है, ये सारी कमियों को जब तक दूर नहीं कर लिया जाता इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे स्टे कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप बहुत क्रिटिकली डिटेल में देखना शुरू कर दें तो शायद इंपॉसिबल ना हो मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का मतलब है कि जो पैसा आपको इनके अकाउंट में दिखाई देता है उसका ट्रेल आप धीरे धीरे करके थ्रू ए टीडियस प्रोसेस कहीं ना कहीं आप स्टैब्लिश कर लेंगे। तो जो क्रिटिक्स हैं उनको कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च 2021 का मैच द फॉलोइंग जजमेंट है ये काफी इम्प्रैक्टिकल सा दिखाई देता है और शायद उतना सही नहीं दिखाई देता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसमें इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटीज बेसिकली हेल्ड करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ना ही तो आप आरटीआई के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, ना ही इसको आप स्क्रूटनाइज कर पाएंगे। और तीन मेजर रीजन समझे जा रहे हैं कि जो मैच द फॉलोइंग का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है मार्च 2021 का, इसमें क्या क्या बेसिकली कमियां हैं। पहला, एक तो कौन कौन सी कंपनीज या फुल स्केल ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज अननोन है। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज उनके पॉलिटिकल जो डोनेशंस होते हैं उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर नहीं करती। और साथ ही साथ एज पर द लॉ कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर बेसिकली पॉलिटिकल डोनर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल डोनेशंस को पब्लिक करें। दोस्तों, कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस, मतलब रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से इंडिया में ऐसा लगता है कि रफली 25 लाख पोटेंशियल डोनर्स हैं जो सिर्फ कंपनीज और फर्म्स के रूप में इंडिया में हो सकती हैं।
इसमें रफली 12.6 लाख एक्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जनवरी 31, 2021 को। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं, और इनफैक्ट जो फर्म्स हैं उनके ऊपर तो यह भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि आपको बेसिकली अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करनी होगी। उनके ऊपर सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना होगा। इनकम टैक्स फाइलिंग में हो सकता है आप पॉलिटिकल डोनेशंस दिखाएं ही ना, या अगर आप पॉलिटिकल डोनेशंस दिखाएं तो सिर्फ आप एक लमसम अमाउंट दिखा दें। यह आप शो ना करें कि किस पार्टी को कितना बेसिकली डोनेशन दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखें कि बेसिकली फाइनेंस बिल 2017 का जब सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया गया, तो उसमें जो पहले रिक्वायरमेंट हुआ करती थी फाइनेंस बिल 2017 के थ्रू सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट को अमेंड करने से पहले कि आप डिसएग्रीगेटेड डोनेशंस बताएंगे, मतलब किस पार्टी को कितना पैसा कब आप डोनेट कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट को अब हटा दिया गया है। और इस वजह से अब हो सकता है पार्टीज कंपनीज अब सिर्फ टोटल अमाउंट बताएं कि 500 करोड़ या 5000 करोड़ हमको मिला, लेकिन किस कंपनी ने दिया, कब दिया, किस तरीके से दिया, यह शायद आपको डिस्क्लोज करने की अब जरूरत नहीं है। आप सिंपल पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक मोटा हेडिंग, एक लमसम हेडिंग बेसिकली दे दें। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की इस पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी सी, पॉलिटिकल पार्टी डी को कितना कितना अलग अलग पैसा दिया, कब दिया, किस हेड से दिया, यह सब आपको एस्टैब्लिश करने की अब जरूरत नहीं है फाइनेंस बिल 2017 के थ्रू जो बेसिकली अमेंडमेंट लाया गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मैच द फॉलोइंग जजमेंट है मार्च 2021 के, अगर आप चाहें तो आप ट्रेल बेसिकली ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश करेंगे आप इनकी बैलेंस शीट से। बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो 1 या 2 या 3 साल बाद बेसिकली पब्लिश होती हैं। अगर आप देखें तो जो ऑडिट रिपोर्ट है 2019-20 की, वो अब जाके बेसिकली पब्लिश होना शुरू हुई है। इसका मतलब अगर आप इनका ट्रेल स्टैब्लिश करना चाहें तो जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेल स्टैब्लिश कर सकते हैं उसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तब तक हो सकता है वो इंफॉर्मेशन बेसिकली आउटडेटेड हो जाए दोस्तों। इसके अलावा कई और बेसिकली चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टोटल जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ओपेक माना जा रहा है कि क्यों ना पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या कोर्ट्स जुडिशियल जजमेंट या एक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको क्लियरली स्टैब्लिश कर दें कि पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी अकाउंटेबिलिटी हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। कौन कितना डोनेशन दे रहा है, किसको दे रहा है, कब दे रहा है, किस हेड से दे रहा है, यह भी आप बेसिकली शो करें अपने डोनेशंस में, अपनी बैलेंस शीट में, अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में, साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसमें। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या डिफेंस है? गवर्नमेंट कहती है कि जो कंडीशंस है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो जो पार्टीज हैं जो एक्चुअली रजिस्टर्ड हैं आरपी एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सिर्फ वही बेसिकली डोनेशंस ले सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और उसमें भी एक कंडीशन है कि आपने पिछले इलेक्शन में 1% वोट से कम वोट ना बेसिकली सिक्योर किए हो, मतलब 1% से कम ज्यादा वोट आपने लिए होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशंस लेने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी आर्गुमेंट है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ब्लैक मनी हुआ करती थी पॉलिटिक्स में उसको दूर करने के लिए, कि पहले आप 20,000 रुपीज तक बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते थे बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, अब उसको हमने घटा के 2,000 रुपीज कैश कर दिया है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है उनको आप कैश से परचेज नहीं कर सकते, उसको आप चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से ही परचेज करेंगे। इसका मतलब कि आप बेसिकली इलिसिट मनी जो पहले कैश के रूप में इसमें पंप की जाती थी, कहीं ना कहीं उसमें बेसिकली कमी होगी। साथ ही साथ क्योंकि बैंक्स के थ्रू एस्टैब्लिश हो रहे हैं तो केवाईसी नॉर्म्स जो होते हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स होते हैं बैंक्स के, उसको भी प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? ईसीआई फंडामेंटली अपोज नहीं करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, लेकिन ईसीआई ने कई बार अपने कंसर्न्स की जो अनोनिमिटी है कि डोनर का नाम नहीं है, कितना पैसा है, किसको है, कब है, इस अनोनिमिटी को फिक्स करने की, दूर करने की जरूरत है। ईसीआई का कहना है कि जो स्कीम है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अगर पुराने कैश फंडिंग के मुकाबले देखा जाए, लेकिन अब टाइम आ गया कि इसको और ज्यादा अकाउंटेबल और ज्यादा बेसिकली ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो अगर आप ओवरऑल चीज देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लगता है कि एक अच्छा स्टेप है पुराने कैश फंडिंग के मुकाबले, लेकिन अभी भी इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
जीएसटी के कई क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग के इश्यूज कि पहले फॉरेन कंट्रीज अलाउड नहीं थी फंड करना, अब उनको बेसिकली कैसे अलाउ कर दिया है। कुछ लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रिसेंटली झारखंड में उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना पैसा मिला, किसने दिया, कौन डोनर्स हैं, कौन रेसिपिएंट्स हैं, वो सारा पब्लिक डोमेन में बेसिकली अवेलेबल करवाया है। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी अवेलेबल करवा सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उससे सीखना चाहिए, या तो एक लेजिस्लेशन लाके, या तो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहल के थ्रू, या फिर सब पॉलिटिकल पार्टीज वॉलंटरी डिसाइड करें कि वास्तव में अभी भी एक क्रिटिकल गैप बचा हुआ है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने इन इलेक्टोरल प्रोसेस फंडिंग, उसको दूर करने के लिए कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को और ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल पब्लिक डोमेन में किया जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस है, क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, क्या उसका क्रिटिसिज्म है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।